निश्चय आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लेग रोग उसी मच्छर के कारण होता है जिसके कारण डेंगू होता है। नंबर 2, प्लेग रोग का पशु से मानव में संचरण संभव है। देखते हैं क्यों चर्चा में है और क्या आंसर होगा। हाल ही में चीन में ब्यूबोनिक प्लेग, भारत में भी ब्रिटिश काल में ये प्लेग फैला था। हाल ही में चीन में ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। इसके बाद उत्तरी चीन के शहर बायान्यू में हाई अलर्ट जारी किया गया है और आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में भी प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 3rd लेवल की चेतावनी जारी की गई है, जिससे प्लेग रोग चर्चा में है। इससे पहले महामारी के रूप में यूरोप में लाखों लोगों की जान ले चुका है और ब्रिटिश काल में भारत में भी ब्यूबोनिक प्लेग से करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। देखते हैं प्लेग क्या है। यह एक ऐसी बीमारी है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होती है। तो पहली बात तो ये बैक्टीरिया से होती है, ऐसे मच्छर के काटने से नहीं। यह बीमारी जानवरों तथा मुख्य रूप से कृंतकों रोडेंट में पाई जाती है। यह संक्रमित जानवरों तथा पशुओं से मनुष्य में भी संचारित होती है। तो आंसर तो हमें अपने क्वेश्चन का मिल गया, मच्छर से नहीं हो रहा, इस बैक्टीरिया से हो रहा है। और दूसरा, जानवरों से मनुष्यों में संचारित भी हो सकती है। ठीक, फिर भी कुछ फैक्ट और जान ले रहे हैं। 5वीं 15वीं शताब्दी में प्लेग बार बार फैलता था बड़ी मात्रा में, लाखों लोगों की मृत्यु होती थी। उस समय इसे काली मौत भी कहा जाता था। काली मौत इसलिए भी क्योंकि एक 3 प्रकार का प्लेग है, उसमें एक प्लेग ऐसा है जिसमें त्वचा काली हो जाती है, इसमें काली मौत भी इसको कहा जाता था। तो 3 प्रकार का होता है, ब्यूबोनिक प्लेग होता है, न्यूमोनिक प्लेग होता है और एक सेप्टिकमिक प्लेग होता है। तो इतना डिटेल में हमारे काम का नहीं है, बस हम इतना ध्यान रख लेंगे कि ये जो न्यूमोनिक प्लेग है ये मानव से मानव में फैलने वाला एकमात्र प्लेग है और ये जो ब्यूबोनिक वाला है औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के समय में भारत में फैला था। बाकी आप इसमें पढ़ लेना, भारत का लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और काम की बात है, जब ये फ्लैग भारत में फैला था और 12 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी 1896 के आसपास, पहला केस इसका मिला था। उस समय महामारी रोग अधिनियम 1897 बनाया गया था। इसकी चर्चा भी आपने कोरोना काल में भी सुनी होगी। कोरोना के समय ये जो अधिनियम है ये चर्चा में है, ये इस समय लागू है, इसलिए भी ये जो घटना है 1896 वाली ये हमारे काम की है। तो आंसर हमने देख ही लिया क्या होगा। उसी मच्छर से होता है जिससे डेंगू नहीं, बैक्टीरिया से होता है। पशु से मानव में संचरण हो सकता है, हाँ ठीक है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा है कौन सा सही है, केवल 2 सही है। पूछते सही नहीं है तब क्या हो जाता, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटसा शब्द कभी कभी समाचार में देखा जाता है, यह क्या है। एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है, अमेरिकी रडार प्रणाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक रक्षा सहयोग है, एक अमेरिकी संघीय कानून जिसमें कुछ राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो है। देखते हैं क्यों चर्चा में है। अमेरिका ने हाल ही में अपने सभी सहयोगी भागीदारों से रूस के साथ व्यवहार को समाप्त करने को कहा है और कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका कार्ट्स एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करेगा। कार्ट्स एक्ट क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, अमेरिका प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंधों के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम। मतलब जो अमेरिका के प्रतिद्वंदी हैं उनसे संबंध रखने वाले अन्य देशों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े अमेरिका के प्रतिद्वंदियों पर और इन्हें काउंटर किया जा सके। तो अमेरिका ने इस प्रकार का एक्ट बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं कार्ट्स। सीधे सीधे भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत की रूस से रक्षा खरीद है, ईरान से तेल खरीद है, तो ये प्रतिबंध भारत को भी प्रभावित करेंगे। कार्ट्सा वर्ष 2017 में पास करा गया था और मुख्य उद्देश्य अभी किसके लिए प्रयोग करा गया है, ईरान, उत्तरी कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो अन्य देश इनसे संबंध रखेंगे उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और कार्ट्सा के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित जो प्रतिबंध अधिनियम में है वो लगा सकता है। जो देश भी रूस से इस प्रकार के संबंध रखते हैं, इस तरह के सामान खरीदते हैं, और ये अपने सभी प्रतिद्वंदियों तथा इनसे संबंध रखने वाले सभी देशों तथा व्यापारिक कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार का एक अधिनियम है कार्ट्स एक्ट, 2017 में इसको लाया गया। तो आंसर हमें मिल गया, एक अमेरिकी संघीय कानून है जिसके माध्यम से वो कुछ राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
नए यूएस वीजा नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। F1 वीजा धारक तृतीयक शिक्षा संस्थानों में, तृतीयक की जगह यहाँ आप उच्च भी बोल सकते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं। M1 वीजा धारक वे हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगे हैं। कोई भी व्यक्ति, ये स्टेटमेंट हमें बताने हैं कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, उसको भी देखेंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने H1B वीजा ये सब देखा होगा, चर्चा में रहता है। तो अमेरिका में अलग अलग उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार का वीजा दिया जाता है। जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ वर्किंग हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं प्रोफेशनल वर्क के लिए, उनको H1 वीजा दिया जाएगा जो हायर क्लास है। इसी प्रकार से ये पूछना चाह रहा है प्रश्न में कि जो इन उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें F1 वीजा दिया जाता है, सही या गलत ये बताना है। इसी प्रकार जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जाते हैं, व्यवसाय करने नहीं जाते, किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं जिससे वो बाद में कोई व्यवसाय कर सकें, तो क्या उनको M1 वीजा दिया जाता है। इसी प्रकार से जो बिजनेस करने जाते हैं, क्या उनको H1 वीजा दिया जाता है। तो इस प्रश्न में ये ऊपर वाले दो पूछे गए हैं, तो इसको हमें समझना है। देखते हैं चर्चा में क्यों है और क्या ये सही है। अमेरिका के आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के तहत कॉलेजों द्वारा सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने पर सभी विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा या दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में तबादला कराना होगा। समझ लेते हैं पहले न्यूज़ क्या है। जैसे अगर अमेरिका में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और वो किसी ए कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ए कॉलेज ने बोल दिया कि वो सभी कक्षाएं इस साल की ऑनलाइन चलाएगा कोविड के कारण, तो अमेरिका का कहना है कि अमेरिका में जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रह रहे हैं उनको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें जहां सभी कक्षाएं ऑनलाइन नहीं चलाई जा रही हैं। तो ये जो बच्चे हैं वहां प्रभावित होंगे, जो हायर एजुकेशन के लिए गए हैं वो भी प्रभावित होंगे, और जो किसी प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स के लिए गए हैं वो भी प्रभावित होंगे। इसलिए दो वीजा चर्चा में है। F1 वीजा चर्चा में है जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता है, और M1 वीजा चर्चा में है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले बच्चों को दिया जाता है। ये जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं वो इससे प्रभावित होंगे, जिस वजह से ये न्यूज चर्चा में है। आंसर अब आप इसका ढूंढ ही लेंगे। F1 वीजा तृतीयक शिक्षा, उच्च शिक्षा भी बोल सकते हैं, स्नातक स्नातकोत्तर इनके लिए दिया जाता है, ठीक है। M1 वीजा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है, ठीक है। दोनों ही कथन ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए सी, लेकिन गलती हो जाएगी। पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत तो एक भी नहीं है, ना तो एक ना ही दो, तब आंसर क्या होगा बी। सी तब होगा जब पूछा हो कौन से सही है, ठीक। इसका ध्यान रखना है, वरना एक आध क्वेश्चन हमारा ये सही सही नहीं इनमें भी गलत हो जाता है। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तभी इस हिसाब से प्रैक्टिस करें कि वहां पे गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा लागू किया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। देखते हैं चर्चा में क्यों है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करा है, इस वजह से नमामि गंगे कार्यक्रम चर्चा में है। विश्व बैंक ने गंगा के कायाकल्प में सहयोग के लिए $400 मिलियन प्रदान किए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अभी चर्चा में है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, ये एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। अम्ब्रेला कार्यक्रम वो होता है जिसमें उससे पहले के कई कार्यक्रम चल रहे हो और सभी को एक ही कार्यक्रम में समाहित कर दिया जाए, उस प्रोजेक्ट के कई डायमेंशंस को वो कवर करता हो, तब उसको बोल देते हैं अम्ब्रेला कार्यक्रम। इसके अंतर्गत पिछली और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को दक्षता और तालमेल के साथ एक जगह मिला दिया गया है, उन सबके मध्य समन्वय कर दिया गया है, और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जल मिशन तथा राज्यों द्वारा संचालित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पहला कथन यही था कि नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, वो ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसकी स्थापना अक्टूबर 2016 में हुई थी गंगा नदी के कायाकल्प के लिए, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को इसने प्रस्थापित किया था, इससे पहले NGRBA होता था और इसकी जगह फिर बाद में NGC ने ले ली, उसको हटा के इसको बना दिया गया। और ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है, गंगा बेसिन के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। PM चेयरपर्सन होते हैं,
इन 5 राज्यों के जहाँ गंगा बेसिन है वहाँ के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं और प्रतिवर्ष इसकी एक बार बैठक होती है। देखते हैं तो आंसर, नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा लागू किया जाता है। ठीक। राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, सही पूछते हैं कौन से कथन। ठीक है, तो दोनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इस नाम से आप इसे ज्यादा जानते हैं, UNFCCC। तो वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। नंबर 2, 2015 में पेरिस सम्मेलन में समझौते पर वार्ता के दौरान विकसित देशों ने वर्ष 2020 तक जलवायु वित्त के रूप में $100 बिलियन जुटाने पर सहमति व्यक्त की थी कि विकासशील देशों को 2020 तक हम $100 बिलियन देंगे। नंबर 3, पेरिस सम्मेलन में समझौते पर वार्ता के दौरान विकसित देशों ने 2025 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन जुटाने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक, तो पहला तो कि ये 1992 में हुआ था, ये पूछा है, और दूसरा ये पूछा है कि जब 2015 में सम्मेलन हुआ तो देशों ने तय करा कि 2015 से 2020 की अवधि के बीच में हम 100 बिलियन देंगे उनको, 5 साल में $100 बिलियन। कौन? विकसित देश विकासशील देशों की मदद करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट, 2020 से 2025 तक यहाँ पे प्रतिवर्ष, यहाँ पे तो है पूरा 5 साल की अवधि में $100 बिलियन, यहाँ से प्रतिवर्ष $100 बिलियन देंगे। ये तीसरा स्टेटमेंट देखने हैं सही है या गलत है। क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल है, चर्चा में किसी और वजह से है, उसको देखते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई के लिए सभी देशों के पर्यावरण मंत्रियों के मध्य एक वर्चुअल बैठक हुई। चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इसकी सह अध्यक्षता यूरोप संघ, चीन, कनाडा संयुक्त रूप से इनके द्वारा की गई। तो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं उनके मध्य एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिस वजह से ये चर्चा में है, UNFCCC। और 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें यह तय करा गया था कि 2020 तक हम $100 बिलियन की मदद उपलब्ध कराएंगे विकासशील देशों को, और 2020 से 25 की अवधि में प्रतिवर्ष, वहां पूरी 5 वर्ष की अवधि में यह प्रतिवर्ष $100 बिलियन की राशि उपलब्ध कराएंगे। तो इसका मतलब 1, 2, 3 में दूसरा और तीसरा कथन तो ठीक हो गया। अब एक वाले को देखते हैं। तो जिसने एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, उनको पता ही होगा कि UNFCCC प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992 के आधार पर ही बना था। 1994 में उसकी पहली बार फिर मीटिंग हुई थी। वो स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। बाकी पेरिस समझौते के कुछ और प्रावधान है कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना है और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री तक ही रहे। तो ये सब ट्रेडिशनल पोर्शन में आपका है, वहां से आप इसको पढ़ लेना। UNFCCC हमने देख ही लिया, 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में इसको बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा, तीसरा भी ठीक हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? D, 1, 2 एंड 3। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तब आप इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।